हेलो स्टूडेंट्स, पिछली कुछ क्लासेस में हम लोगों ने आइसोमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया था। और आइसोमर्स में जैसे कि शुरुआती में हम लोगों ने समझ लिया था कि पूरे आइसोमर को हम लोग शुरुआत में दो अलग अलग पार्ट में पढ़ने वाले हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक स्टीरियो आइसोमर। और स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमर को हम लोगों ने दो तरीके से क्लासीफाई किया था। और फिर जैसा कि मैंने बताया था कि स्टीरियो आइसोमर्स को भी आगे चल के हम लोग अलग अलग कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं। और इन सब का जो पहला पार्ट था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसके बारे में हम लोगों ने बातें शुरू की थी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जो 6 शुरुआती आइसोमर्स थे, जो कि हम लोग पुराने वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी के आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें हम लोग यार इनिशियल में पढ़े थे और कनेक्ट भी कर लिया था, काफ़ी हद तक हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमर को ख़त्म कर लिया था और वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने वहाँ पे कवर किया था। अब एक नई चीज़ आती है जो फिलहाल पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं इसको क्योंकि इसी का पार्ट है, लेकिन आइसोमेरिज्म में भी इसका इस्तेमाल होता है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इन शार्ट इसे DU पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को एक अलग नाम से भी जानते हैं, जिसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE से पढ़ते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का सेंस एक ही है, पढ़ने का अंदाज अलग अलग है। कुछ लोग इसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पढ़ते हैं। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा। अब ये नाम तो थोड़ा सा अलग लग रहा है कि यार ये नाम क्या है, थोड़ा डरावना भी लग रहा है कि जब पहली बार जिसके सामने आया है, लेकिन काम बहुत आसान सा है, समझने का प्रयास करते हैं एक्चुअली है क्या। तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी गई है आपके सामने। इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए कंपाउंड इनटू ए सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड। ओके, आई रिपीट, इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स required to convert a compound into a saturated open chain compound। मतलब ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कुछ नहीं है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी को बताता है। मतलब कोई भी कंपाउंड आपको दिया गया है, उस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है कि वो कंपाउंड कन्वर्ट हो जाए किसमें, ओपन चेन सैचुरेटेड में। ओपन चेन का मतलब क्लियर है, क्योंकि हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर में ओपन चेन का मतलब स्ट्रेट चेन जो भी हम जानते हैं उसे हम लोगों ने कर लिया है। सैचुरेटेड का सेंस भी आप पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सैचुरेटेड का मतलब ही है, ऑब्वियस सी बात है, सिग्मा बॉन्डेड कार्बन चेन, मतलब हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। सैचुरेटेड सेंस इसको यार एक टर्म्स में और बोला जाता है, इसे कुछ लोग बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। मतलब वही है, इस लैंग्वेज है, अपने तरीके से कोई कुछ भी बोले, इसे एक तरीके से बोल सकते, इट इज द आल्सो नोन एज द इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। बातें बहुत ज़्यादा बोल दी गई हैं। अब ये समझते हैं कि यूज कैसे करते हैं। फाइनली किसी क्वेश्चन में या किसी कंपाउंड में हम क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या DU का यूज कैसे कर पाएंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का यूज कैसे कर पाएंगे, क्या एक्चुअली इसका तरीका है, इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक छोटा सा तरीका यहाँ पे कॉन्सेप्ट जैसे ही पढ़ते हैं, DU को हम लोग कुछ समराइज करके लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि बोला गया यार कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ रिंग, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो, जो कुछ आए उसे DU या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलेंगे। क्या बोला गया कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड नंबर ऑफ रिंग, यानी किसी गिवन कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आप काउंट कर दीजिए और उस गिवन कंपाउंड में कितने रिंग हैं वो काउंट कर दीजिए और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, जो आए उसी को क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। बिल्कुल सही, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। चलिए छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ इसको थोड़ा सा और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कंपाउंड आपके सामने आ गया C4H10। अब ये कंपाउंड क्या है, अभी हमें बेसिक जानकारी नहीं है, बस हम ये जानना चाहते हैं कि ये कंपाउंड कैसा है और अगर
इसमें कोई पाई बॉन्ड या रिंग है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे कंक्लूड करेंगे। अब क्योंकि बहुत आसान सी बात है, इसे देखते ही हर किसी के दिमाग में तुरंत एक बात आती है कि भैया ये तो CnH2n+2 यानी एल्केन के जनरल फार्मूले से ये मैच करता है, एल्केन के जनरल फार्मूले से मैच कर रहा है। यानी यार अगर ये एल्केन के जनरल फार्मूले से मैच कर रहा है तो इसका तो सीधा सीधा सेचुरेटेड होगा। अच्छा, अगर ये सेचुरेटेड होगा तो इनिशियली आप देख सकते हैं सारे के सारे कार्बन इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, यानी इसमें कोई भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डेफिशिएंसी नहीं है। अच्छा, और हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर सेचुरेटेड है और ओपन चेन है तो उसमें हाइड्रोजन डेफिशिएंसी ही नहीं है, तो हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, यानी उसका कोई DU नहीं होगा, उसका कोई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं होगा। अच्छा, अब इसी को अगर कोई बोले कि अगर मैं कुछ ऐसे बोल दे रहा हूँ, तो फिर से वो बात समझ में आ रही है, कि भैया यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर आप देखें फिर से ये CnH2n को फॉलो कर रहा, यानी ये एल्कीन को फॉलो कर रहा है। अगर ये एल्कीन को फॉलो कर रहा है तो इसमें एक पाई बॉन्ड आएगा। अच्छा, एक पाई बॉन्ड आएगा तो अगर आप इसको देख पा रहे हैं कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पूरा का पूरा कम हो गया C4H10 से। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन डेफिशिएंसी आई थोड़ी सी। अच्छा, अगर इसी में मैं बोलूँ C4H6 आ जाए। अच्छा, C4H6 देखें तो कुछ इस तरह से इसे बना सकते हो, अब इसमें 2 पाई बॉन्ड है, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। हाँ, किसी के दिमाग में भी चल रहा होगा सर इसमें 2 डबल बॉन्ड आपने बनाया, क्या एक ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के बारे में भी आप इतना जानते हैं कि जब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होता है तो उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई होता है, तो वहां पे भी 2 पाई ही होगा, मतलब 2 पाई होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पाई बॉन्ड, तो उसके करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा? 2 आएगा। अच्छा, अगर C4H8 के बारे में बात करें, C4H, फिर कहोगे सर एक बार आप तो लिख चुके हैं। हाँ, लिख चुका हूँ, मैंने गलती नहीं की है, मैं कुछ और यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। जरा देखिए C4H8 का क्या ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है? C4H8 का अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो 4 कार्बन यहाँ पे है, 4 कार्बन रिंग में, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे भी, तो 2 2 4 2 6 2 8 हाइड्रोजन यहाँ पे भी। तो अच्छा, किसी को ये समझ में ना आए तो यार बिल्कुल, लेकिन आना चाहिए। अब क्यों? क्योंकि हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर में इन सब के बारे में बहुत ही डेप्थ में एनालिसिस किया है। अब हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चंस, हम लोगों ने 4-5 कंपाउंड लिखे, उसके करस्पॉन्डिंग उसके स्ट्रक्चर्स लिखे। उस स्ट्रक्चर को देख के हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी DU को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। C4H10 के बारे में अगर बात करें, C4H10 का ये स्ट्रक्चर है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो एक दूसरा स्ट्रक्चर ये बॉन्ड लाइन है, ये बॉन्ड लाइन के थ्रू इस तरह से स्ट्रक्चर, इस बॉन्ड लाइन के थ्रू ये स्ट्रक्चर। और अगर इन सब में स्ट्रक्चर में आप देखें, पहले में अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा क्या है? सेचुरेटेड कंपाउंड है। सेचुरेटेड कंपाउंड का मतलब हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो मतलब इसमें हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है ही नहीं। अगर हाइड्रोजन डेफिशिएंसी नहीं है तो उसके DU के बारे में बात नहीं करेंगे, मतलब जिसमें हाइड्रोजन डेफिशिएंसी नहीं है उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग नहीं है, सीधे स्ट्रेट चेन है, सेचुरेटेड है, उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 होगा। अब इसके पास दूसरे के बाद देखें तो सीधे समझ में आ रहा है, एक पाई बॉन्ड है। अच्छा, एक पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को हटाने के लिए, यानी इस पूरे कंपाउंड को, इस पूरे मॉलिक्यूल को पूरा का पूरा सेचुरेटेड बनाने के लिए अगर आप देखें तो एक H2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, एक H2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हाइड्रोजन इस पे ऐड कर दें तो ये भी सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एक पाई बॉन्ड का मतलब 1 मोल हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। अगर 1 मोल हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है तो उस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी इस
मॉलिक्यूल को, इस कंपाउंड को पूरा का पूरा सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए। सिमिलरली C4H8 का हमने एक साइक्लिक रिंग बनाया। अब रिंग में तो कोई कह सकता है सर अभी तक आप बात कर रहे थे अगर पाई बॉन्ड हो तब भी हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। भैया रिंग में भी हम कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ शुरू में लिखा है या तो पाई बॉन्ड हो या रिंग हो। फिर किसी ने कहा कि सर पाई बॉन्ड के साथ तो हमें बात समझ में आती है कि पाई बॉन्ड को सेचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन डेफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट समझ में आती, लेकिन ये समझ में नहीं आती। अच्छा, आप इसे समझने का प्रयास करें। अगर इसको मैंने बोला, अगर इसको मैं थोड़ा सा अलग से आपको बोलूं कि अगर ये साइक्लोब्यूटेन जो आपने लिखा है, बिल्कुल मैं बोल सकता हूं क्योंकि आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया है, इसको भैया ओपन चेन में कन्वर्ट करना है तो किसी ना किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे। सपोज दैट आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया। अच्छा, इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो एक हाइड्रोजन डेफिशिएंसी यहाँ हुई, एक हाइड्रोजन डेफिशिएंसी यहाँ हुई, और इस हाइड्रोजन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए एक H2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली आप यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल आया तो आप कुछ इस तरह से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसे आपने देखा तो ये CH3, CH2, CH2 और ये CH3 सैचुरेट में कन्वर्ट हो गया। यानी अभी तक जितनी बातें हम लोग कर रहे थे उन बातों के रेफरेंस में आप ये समझ पा रहे हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसे हम DU बोल रहे हैं, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कुछ नहीं है, ये किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन डेफिशिएंसी को बताता। आई होप सबको बात समझ में आ रही होगी। अब कैसे हम पता करेंगे किसी मॉलिक्यूल में कितनी हाइड्रोजन, ये बात हम लोग करने वाले हैं। कैसे पता चलेगा किसी भी कंपाउंड में कितना डेफिशिएंसी है? तो इसके लिए आपको एक रेडीमेड फार्मूला दिया जाता है, बिना आप मेहनत किए उस फार्मूले की हेल्प से आप आसानी से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट किसी कंपाउंड का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि इसी के बारे में अब हम किसी रेडीमेड फार्मूले की हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल का डायरेक्ट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सीधे सीधे बता सकते हैं। यानी अब आपको किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले का स्ट्रक्चर ड्रा करने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, किसी भी गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूले का स्ट्रक्चर ड्रा करना जरूरी नहीं है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए। आप इस फार्मूले की हेल्प से किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। जरा इसमें हर किसी का सिग्निफिकेंट समझते हैं। यहाँ कार्बन का मतलब समझ में आता है कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम यहाँ होंगे। हाइड्रोजन का मतलब समझ में आता है कि जितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हों किसी कंपाउंड में वो यहाँ पे रख दीजिए। एक्स हैलोजन हो, सी बात है। नंबर ऑफ ये नाइट्रोजन आइटम है, ये यानी कार्बन, हाइड्रोजन, हैलोजन, नाइट्रोजन, ये सारे नंबर यहाँ पे रखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। हाँ, प्लीज़ इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाएं कि सर इसमें ऑक्सीजन नहीं है। हाँ, ऑक्सीजन होगा तब उसको हटा के जो कुछ भी है रेस्ट उसे आप रख देंगे तब भी आ जाएगा। ऑक्सीजन के होने या ना होने से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपके सामने एक हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है C4H8। अगर अब इसके बारे में इसको हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट रखिए। नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं? 4, तो आप वहाँ 4 रख दीजिए। 4 के साथ 1 ऐड कर लीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है। अब यहाँ पे यार कोई हैलोजन नहीं है, कोई नाइट्रोजन नहीं है, तो बस इसी को डिवाइड बाई 2 कर देंगे। यानी आराम से इसे देख लेंगे 5 - 4, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं 1। यानी क्या समझ में आ रहा है कि इस गिवन कंपाउंड का जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो 1 है। अच्छा, 1 होते ही कुछ बात हम आपसे तुरंत बता सकते हैं कि 1 होने का मतलब क्या। किसी भी कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होने का क्या, 1 होने का मतलब है या तो इसमें क्या है, एक पाई बॉन्ड है। इसका मतलब समझ में आता है इस कंपाउंड में या तो एक पाई बॉन्ड है, केवल ये जरूरी नहीं केवल पाई बॉन्ड हो, या भैया एक रिंग भी हो सकता। इस कंपाउंड का, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आया, इसका मतलब या तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक पाई बॉन्ड होगा या रिंग होगा।
ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम लोग C4H6 के बारे में बात करें, C4H6 के बारे में अगर हम लोग बात करें और इसमें देखें तो इसका भी सारे के सारे डाटा वहाँ पे रख दीजिए DU निकालने के लिए। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन वही है, 4 + 1 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे कम हुए 6 / 2 कर दीजिए, 5 - 3। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 आ रहा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ रहा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ रहा है। अब इसके क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ये आप देखिए। इसका मतलब क्या भैया, इसमें या तो 2 पाई बॉन्ड हो, 2 पाई बॉन्ड हो, इसका मतलब क्या हो, और दूसरा क्या हो, 1 पाई बॉन्ड हो, 1 पाई बॉन्ड हो प्लस 1 रिंग हो। और तीसरी खास बात क्या हो सकती है, 2 रिंग हो। ध्यान दीजिएगा, ये 3 पॉसिबिलिटी होंगी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होने में। अच्छा, फिर अगर हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें, C3H6Cl, C3H6Cl, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें, फिर से सारे डाटा ऊपर रख लीजिए। इसका DU कैलकुलेट करने के लिए कार्बन 3 है, 3 + 1 कर दीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, 6। इस बार ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन है, क्लोरीन है, इसका मतलब क्या, हैलोजन प्रेजेंट है। जो यहाँ पे हैलोजन X दिया गया है वहाँ पे रखना पड़ेगा। हैलोजन कितने हैं, 1 है। अब डिवाइड बाई इसे 2 करना पड़ेगा। ओके, अब क्योंकि आप समझ में सीधे सीधे आ रहा है कि अगर एक Cl होगा तो यहाँ पे 1 आएगा और फ्रैक्शन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं आता। अब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं आता, लेकिन इस लेवल पे जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ फ्रैक्शन में 1.2, 2.2, 2.5 इस तरह का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं आता। सीधे सीधे डिजिट में ही आपके लेवल में समझ में आएगी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इंटीजर डिजिट में आपको नजर आएगा। तो आप सीधे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 आएगा माइनस यहाँ पे भी 4 आएगा और इसे आप देखेंगे तो 0 आया। यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आया। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 का मतलब क्या, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या है, सैचुरेटेड है। इसमें कोई पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है और कोई रिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर हम लोग कुछ और इसके बारे में देखें कि कौन से एग्जाम्पल्स और हो सकते हैं, लेट्स से C6H6, अगर हम लोग इसका DU कैलकुलेट करें तो कार्बन इसमें कितने हैं, इसमें समझ में आ रहा 6 है, कार्बन 6 रख लीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन नहीं है तो यहाँ 7 - 3 4। यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आया। अब 4 आने के करस्पॉन्डिंग फिर से आपको समझ में आ रहा होगा सर यहाँ पे 4 आया तो 4 आने के बाद आपके बहुत सारे केसेस बनेंगे। नहीं, देखिए जब बिल्कुल ये केसेस पॉसिबल हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात और आपको बतानी है कि जब किसी कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 या 4 से ज़्यादा आए और कार्बन और हाइड्रोजन क्लोजर हो एक दूसरे के, तो वहाँ पे ये बात डेफिनेटली होगी कि उस कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग अपीयर हो रहा होगा। यानी ये बात यहाँ पे मेंशन करना है। ये क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि जब कभी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 के बराबर या 4 से ज़्यादा आए, उस केस में वहाँ पे देयर में भी ये बेंजीन रिंग, वहाँ पे एक बेंजीन रिंग हो सकता है उस केस में जब नंबर ऑफ कार्बन एटम, ध्यान दीजिएगा, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम ऑलमोस्ट सेम हो। मतलब C6H6 है, मतलब यहाँ तो पूरा का पूरा सेम है। अब कभी C6H8 हो जाए, इस तरह से हो जाए, या C6 कुछ H12 हो जाए, C7H मतलब आसपास थोड़ा सा हो, तो उस केस में आपको पहले ये चेक करना होगा कि कहीं इस कंपाउंड में कहीं बेंजीन तो नहीं है। और बेंजीन के बारे में आप जानते हैं, बेंजीन का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा कर पाएँ तो बेंजीन के बारे में कुछ इस तरह से आप देख पाएंगे। क्योंकि हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, इसमें एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का 4 है, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा कि ये 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का बेंजीन रिंग है। आपको आगे से ध्यान रखना और हर किसी को याद रहता है, क्यों, इसमें 3 पाई बॉन्ड है और 1 रिंग है। 3 पाई बॉन्ड 1 रिंग यानी DU4, तो आपको यहाँ पे 4 दिया गया।
ठीक है। अब इन सब का यूज हम लोग कैसे करने वाले हैं किसी भी क्वेश्चन में, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे अपने सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन C5H10 विल बी। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है C5H10, पूछा गया है उसमें कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कर नहीं पाए, पहले भी कर सकते थे। अब इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ेगा। अब किसी के दिमाग में आया कि सर ये तो हमें पता है कि ये C5H10 को हम देख रहे हैं कि ये तो एल्कीन का जनरल फार्मूला है, तो ये एल्कीन बनाना शुरू करेगा, एल्कीन बना के वो काउंट करेगा, उसके बाद आसपास का जो आंसर होगा उसे वो कर देगा। लेकिन अच्छा, किसी के दिमाग में आया सर ये तो साइक्लोएल्केन का भी जनरल फार्मूला होता, किसी के दिमाग में साइक्लोएल्केन आया तो साइक्लोएल्केन जितना बने वो बना दे। अच्छा, किसी स्टूडेंट के दिमाग में आए ये सर कि ये साइक्लोएल्केन भी हो सकता है और एल्कीन भी हो सकता है, तो वो दोनों बना देगा और उसका सही हो जाएगा। लेकिन अब अपन लोग का तरीका क्या होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जानने के बाद, तो पहले अपन लोग का काम होगा कि इस गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला का DU कैलकुलेट करना। सबसे पहला पर्पज होगा कि इसका DU कैलकुलेट करना। अब आप DU कैलकुलेट करना जानते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 5 + 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 और हाइड्रोजन नाइट्रोजन है नहीं, 6 - 5, यानी समझ में आया यहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 1। अच्छा, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के केस में हमें 2 ही केस ऑब्जर्व होता है, कौन कौन सा, या तो एक पाई बॉन्ड हो या तो क्या हो, एक रिंग हो। 2 ही बातें होंगी, या तो एक पाई बॉन्ड हो या क्या हो, एक रिंग हो। अच्छा, अब एक पाई बॉन्ड होने के बाद इस C5H10 के कितने पॉसिबल एल्कीन होंगे, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला, यार हम लोग पढ़ चुके हैं नॉमेनक्लेचर, तो मैं इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाना पसंद करूंगा। एक ये बना दिया, दूसरा क्या करेंगे, इसका पोजीशन बना देंगे भैया, ये क्या है 1 पेंटीन, ये 2 पेंटीन। अगर आप पढ़ चुके हैं, नाम जानते हैं, तो लिखने में कोई परेशानी है नहीं, साथ साथ चलता रहेगा। मैंने आपको बताया था कि नॉमेनक्लेचर के लिए कोई यार स्पेशल तैयारी नहीं करता IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए कि मैं शेड्यूल बनाऊंगा फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ूंगा। ये एक ड्राइविंग चैप्टर है जो पूरे ऑर्गेनिक के साथ खुद चलता रहता है, खुद चलता रहता है, जुड़ता रहता है। जैसे यहाँ पे आया, आप इसका नाम लिख लिए 1 पेंटीन, 2 पेंटीन लिख लिए। अब अगला आइसोमर, क्या इसका 3 पेंटीन बना सकते हैं, इसको यहाँ कर दें, अरे नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 पेंटीन ही वो होगा, यही बन के वापस आ जाएगा। अब क्या करें, इसकी चेन छोटी कर दें। चेन छोटी करने का मतलब 4 कार्बन का कर दें, 4 कार्बन कर दें, और अब पाई बॉन्ड को रोटेट कराएं, पाई बॉन्ड को रोटेट कराएं। उसके बाद कुछ इस तरह से, इस तरह से। क्या और छोटी कर सकते हैं, क्या और छोटी कर सकते हैं, नहीं। अब छोटी कर देंगे CH3 को, यहाँ लगा देंगे, तो पाई बॉन्ड कहाँ लगाएंगे, नहीं कर सकते। यानी C5H10 के एक पाई बॉन्ड को कंक्लूड करते हुए टोटल कितने आइसोमर आए, 1 2 3 4 5, यानी एक पाई बॉन्ड के साथ 5 स्ट्रक्चर आए C5H10 के। तो इसका काम तो खत्म हो गया। अब रिंग पे वापस आते हैं। अब ऐसे कंपाउंड के बारे में बात करना है जो C5H10 को सेटिस्फाई करे विथ 1 मेंबर्ड, विथ 1 रिंग। अब एक रिंग के साथ सबसे पहली बात भैया, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन की रिंग बना लेते हैं, 5 कार्बन की रिंग। अब इसका तो कुछ कर नहीं सकते, इसका कुछ कर नहीं सकते। अब क्या करें, इस रिंग को छोटी करें, 5 कार्बन की जगह क्या कर दें, 4 कार्बन की रिंग कर दें। अच्छा, 4 कार्बन की रिंग कर दिया भैया, क्योंकि 5 कार्बन टोटल है, आपने 4 कार्बन करे तो 1 कार्बन कहाँ गया, उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स कहीं लगा दीजिए, उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स कहीं लगा दीजिए, मिथाइल लगा दीजिए। अब क्या इस मिथाइल को यहाँ से हटा के यहाँ, यहाँ से हटा के यहाँ, यहाँ से हटा के यहाँ, अगर पोजीशन बदलेंगे क्या स्ट्रक्चर बदल जाएगा,
नहीं बदलेगा। अरे अभी भैया ये मिथाइल साइक्लोब्यूटेन है, यहाँ रहेगा तब भी मिथाइल साइक्लोब्यूटेन ही रहेगा, यहाँ रहेगा तब भी मिथाइल साइक्लोब्यूटेन रहेगा, मतलब इसका कोई पोजीशन आइसोमर नहीं होगा, नहीं होगा। तो फिर अब क्या करें, अब और रिंग और छोटी करें, 4 कार्बन की जगह क्या कर दें, 3 कार्बन कर दें। अच्छा 3 कार्बन कर दिया तो बचे कितने कार्बन, 2 कार्बन। अच्छा 2 कार्बन बचे तो उस 2 कार्बन को इथाइल लगा दें, चलेगा, CH3CH2 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। नाम भैया मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आपको आना चाहिए। क्या नाम होगा, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब क्या करें, अब फिर से वही बात, अब इस इथाइल को तोड़ तोड़ के यहाँ लगा नहीं सकते, स्ट्रक्चर फिर से रिपीट कर जाएगा। अब क्या करें, क्या एक इथाइल की जगह 2 मिथाइल लगा सकते हैं, एक इथाइल की जगह 2 मिथाइल लगा सकते हैं, जरा देख के बताइए। एक इथाइल की जगह 2 मिथाइल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। यानी एक स्ट्रक्चर ये बन गया। क्या और भी कुछ बनेगा, क्या और कुछ बनेगा? हाँ, किसी ने कहा सर यहाँ पे अभी 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन लिखा है, 1,2 नहीं बनाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल बनाएंगे। तो अब हमने क्या किया, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन बनाया। 1,1 था, ये 1,2। अब ये मत कह देना कि सर 1,3 भी बनाइए, क्योंकि ये तो भैया तौहीन है। 1,3 नहीं होगा, फिर वही 1,2 हो जाएगा। अब वो अलग की बात है, कोई नंबरिंग ऐसे करे 1 2 3। अब क्या करें, अब इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। अब भैया सबसे छोटी रिंग भी तो बना दिया आपने, अब 3 कार्बन से छोटी रिंग बनाएंगे क्या, नहीं बनाएंगे। तो यानी रिंग वाले भी कंपाउंड काउंट कर लिए गए। टोटल एल्कीन 5 आए, रिंग कितने आए, साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, इथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, यानी 5 रिंग कंपाउंड भी आ गए। यानी 5 आपके आ गए एल्कीन और 5 साइक्लो एल्कीन, टोटल 10, यानी दिस आंसर इज करेक्ट। अब एक इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन C5H10 हैविंग ए पाई बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, वही पिछले क्वेश्चन है जो मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल दिया गया। यार एग्जाम में इसी सब का खेल होता है, एक छोटी सी अंग्रेजी बदल जाने से पूरे क्वेश्चन में बदलाव आ जाता है। एक छोटा सा टर्म्स बदल गया, सारे क्वेश्चन वही हैं, बस एक छोटा सा टर्म्स बदल गया, पूरा का पूरा आंसर बदल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल इन C5H10। कुछ लोगों की क्या होता है यार, आदत होती है थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लिया सीधे अटेम्प्ट करने लग गए, खासकर एग्जाम में गलतियां होती हैं। किसी ने पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इन पॉसिबल C5H10, बस यही पढ़ा, कह रहे तो हमने क्लास में किया है, 10 आता हमें पक्का याद है और हम तो करने की जरूरत नहीं, सीधे 10 करके चला आया। अब 10 करके चला आया, पूरे नाचते हुए घर से वो आया, एग्जाम हॉल से आया कि अरे हमने तो फोड़ दिया फोड़ दिया। घर आया जब उसने फिर किसी ने बताया, कह रहे भैया आगे जरा पढ़ के बताओ, हैविंग ए पाई बॉन्ड, कह रहा ऐसे स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए जिसके पास एक पाई बॉन्ड होना कंपलसरी है। अब यहाँ पे आया तो सर चकरा गया उसका। अब हम लोग जैसे कि बात किए हैं, हम लोगों ने प्लान में सोचा है कि जब किसी कंपाउंड के आइसोमर्स टोटल की बात होगा तो उस मॉलिक्यूलर फार्मूले का DU कैलकुलेट करना होता है। ये ध्यान दीजिएगा, जब टोटल आइसोमर की बात होगी तो उस कंपाउंड का DU फाइंड कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कहीं कंपाउंड में रिंग या पाई बॉन्ड तो नहीं है, क्योंकि रिंग और पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करने से नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बढ़ जाते हैं। तो फिर हमने वही काम किया। अब आप तेजी से कर सकते हैं क्योंकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो पुराना वाला है। कुछ लोगों को याद हो गया होगा कि सर इसका तो DU पिछली
में भी 1 आया था, यहाँ पे भी 1 ही आएगा। हमने कहा बिल्कुल, क्योंकि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो ड्यू वही रहेगा। अब इस ड्यू के रिस्पेक्ट में हमने बोला था कि 1 पाई बॉन्ड होगा इस कंपाउंड में, या तो एक रिंग होगा, ये बातें होंगी। अब क्योंकि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही है कि ऐसे स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें पाई बॉन्ड हो, तो ये वाले केस को तो भैया हमें निगलेक्ट कर देना है, इसके बारे में बात ही नहीं करना है। यानी हमें ऐसे आइसोमर्स बनाना है जिसमें एक पाई बॉन्ड हो, ऐसे आइसोमर्स बनाना जिसमें एक पाई बॉन्ड हो। अब बहुत तेजी से लोगों को याद है, लोगों ने ड्रा कर लिया। क्यों याद है? क्योंकि अभी तो किया है, अभी तो किया है, तो अभी किया, इसीलिए लोगों ने तेजी से इसे ड्रा कर लिया और काफ़ी लोगों ने कर लिया और बता रहे हैं कि सर इसका तो पिछली बार भी 5 आया था और इस बार भी 5 ही आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो इस पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, आंसर 5 हो जाएगा। आजकल जेईई में ट्रेंड आ गया, 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आइसोमर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आइसोमर से एक ऐसा होता है चैप्टर, इसमें सिंगल डिजिट आंसर 90% आते हैं, डिजिट आंसर 90% आते हैं। तो आइसोमर को रखते ही हैं, चाहे जेईई एडवांस में हो चाहे मेंस में हो, कि सिंगल डिजिट के लिए उसको बचा के रखते हैं। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। अब फिर से इसी क्वेश्चन में लैंग्वेज अलग से हो सकता है। The total number of cyclic structural isomer possible in a compound this having molecular formula C5H10, यानी C5H10 के साइक्लिक आइसोमर केवल बताइए, वो भी स्ट्रक्चरल साइक्लिक आइसोमर। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल ये भी पढ़ रहे हैं, स्टीरियो तो भी पढ़ा ही नहीं। स्टीरियो पढ़ लेंगे तो इसी इस कंपाउंड में स्ट्रक्चर बढ़ जाएंगे, इसी कंपाउंड में स्ट्रक्चर बढ़ जाएंगे। कैसे भैया? ये ज्योमेट्रिकल शो करने लगेगा। पढ़ा नहीं तो इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। अब वहां पे बदल जाएगा, लैंग्वेज वही, यही क्वेश्चन रहेगा, मैं वहां पे भी कराऊंगा, लैंग्वेज बदल जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, ये वहां से मैं हटा दूंगा। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर में जितना आप पढ़ चुके हो सबके बारे में बताओ। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उस स्ट्रक्चर में स्टीरियो भी चेक करना पड़ेगा, फिर प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ना होता है और फिर आगे अटेम्प्ट करना होता है। अब जैसे उसी से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन है, बोला गया है द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स आर पॉसिबल इन ए कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6। फिर से लैंग्वेज को बहुत ढंग से पढ़ना था। टोटल नंबर आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर के बारे में बात कर रहा है, स्ट्रक्चरल स्टीरियो के बारे में बात नहीं किया है। द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक, ये टर्म्स भी यहाँ पे ध्यान रखना है, साइक्लिक आइसोमर्स आर पॉसिबल इन ए कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6 इज। अब फिर से हमारा तरीका तो वही होता है, जब आइसोमर टोटल की बात हो या मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो, तो उस केस में हमें सबसे पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यानी DU की जरूरत होती है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यानी DU की जरूरत होती है। तो अब तो याद हो चुका होगा, नंबर ऑफ कार्बन +1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2। आसानी से हम बता सकते हैं 5 - 3 2, यानी इसका डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन 2 आया। तो इसका क्या सीन है, इसका क्या सीन है, इसका अलग अलग सीन आपको समझ में आएगा। सबसे पहले या तो इसमें 2 पाई बॉन्ड हो, डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन 2 है, इसका मतलब या तो 2 पाई बॉन्ड हो। दूसरा केस क्या हो सकता है, 1 पाई बॉन्ड हो प्लस 1 रिंग हो। तीसरा केस क्या हो सकता है भैया, 2 रिंग हो। तीसरा केस हो सकता है 2 रिंग हो। अब क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट से हम बाहर नहीं जा सकते। इसने पूछा है कि साइक्लिक आइसोमर चाहिए, तो भैया 2 पाई बॉन्ड वाला केस तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड होगा तो उसमें रिंग नहीं आ रही है। रिंग कहाँ आ रही है, रिंग यहाँ आ रही है, रिंग यहाँ आ रही है। यानी इन 2 केस को फॉलो करना है हमें और उसके रिगार्डिंग हमें कंपाउंड बनाना है। अब ऐसे कंपाउंड बनाना जिसमें एक रिंग हो और एक पाई बॉन्ड हो। स्टार्ट करते हैं। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का पहले बना लेते हैं।
रिंग, और एक पाई बॉन्ड कर दिया। जरा मैच कराओ मॉलिक्यूलर फार्मूला, मैच कर जाएगा। 1 2 3 4 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 2 2 4 1 5 1 6 हाइड्रोजन, मैच करा। आप क्या पाई बॉन्ड को घुमा घुमा के इसका स्ट्रक्चर बदल सकते हो? अरे वैसी हरकत ना करना। पाई बॉन्ड यहाँ लाओगे फिर से वही, ये पाई बॉन्ड यहाँ फिर से वही, ये पाई बॉन्ड यहाँ। यार साइक्लोब्यूटीन ही है ये, कहीं भी रहे साइक्लोब्यूटीन रहेगा। यानी अब इस साइक्लोब्यूटीन का पोजीशन आइसोमर नहीं बना सकते। अब क्या कर सकते हैं? रिंग को छोटी कर सकते हैं। रिंग को छोटी करने का सेंस ये है कि हम रिंग में एक मिथाइल लगा दे रहे हैं और उस मिथाइल के साथ अब एक पाई बॉन्ड रहेगा। जरा देखो ये बना। क्या इसके पाई बॉन्ड के बदलने से, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस पाई बॉन्ड के पोजीशन के बदलने से स्ट्रक्चर बदल जाएगा? पाई बॉन्ड के पोजीशन बदलने से स्ट्रक्चर बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। अभी क्या है ये? 1 2 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन है। जरा देखो इसको, इसको देखो, इसको देखो। पाई बॉन्ड को हमने यहां से उठा के यहां कर दिया, स्ट्रक्चर बदला नजर आ रहा है, नाम भी बदल जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा अगर भैया आइसोमर्स है तो नाम तो पक्का पक्का अलग होगा, तभी स्ट्रक्चर ही अलग हो पाएगा। इसका नाम 1 2 3 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। आप क्या पोजीशन बदल सकते हैं? इसको यहां कर दें भैया, इसको यहां कर देंगे तब भी यही रहेगा। तो फिर किसी ने कहा सर आप तो नहीं बदल सकते, आप तो नहीं बदल सकते। लेकिन मैंने कहा बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता? डबल बॉन्ड यहां ले आऊं, यहां इस डबल बॉन्ड को यहां पे ले आऊं। किसी ने कहा सर ये क्या बात हुई? मैंने कहा भैया रिक्वायरमेंट अभी भी तो कंप्लीट हो रहा है। एक रिंग है, रिंग है, रिंग है, रिंग है, रिंग चाहिए, साइक्लिक चाहिए। डबल बॉन्ड कहीं भी घूमता रहे, बस साइक्लिक होना चाहिए। याद है आपको नोमेनक्लेचर में मैंने बताया था कि जब रिंग कार्बन से जुड़ा हो पाई बॉन्ड और बाहर हो तो उसे एल्किलिडीन पढ़ते हैं, इसे पढ़ेंगे मिथाइलिडीन साइक्लोप्रोपेन। क्या? मिथाइलिडीन साइक्लोप्रोपेन। अब तो ये हो गया। अब किसी ने कहा सर अब तो हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने 4 कार्बन का एक बनाया, 3 कार्बन में आपने जितना हो सका पाई बॉन्ड रोटेट करा लिया, अब तो ना रोटेट होगा। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एक पाई बॉन्ड और एक रिंग वाला केस तो खत्म हो गया। अब ये एक 2 रिंग वाला खेल क्या है? क्या इसमें 2 रिंग पॉसिबल है? सोचिए, क्या इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में 2 रिंग पॉसिबल है? 2 रिंग का मतलब बाईसाइक्लो। पढ़ लिया भैया, पढ़ लिया है नोमेनक्लेचर में, बाईसाइक्लो पॉसिबल है? सोच लो, सोच लो, सोच लो, सोच लिया तो ये मैच करा लो। क्या भैया ये मैच कर रहा है? मैच कर रहा तो खुश हो जाइए। इसमें देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 1 2 2 4 2 6, मैच कर गया भैया। अब किसी ने कहा सर ये बाईसाइक्लिक क्यों बनाया? अरे भैया इसमें थोड़ा लिखा है कि मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक, इसने बोला साइक्लिक होना चाहिए, मतलब रिंग कंटेन करना चाहिए। काफी लोगों का इस क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो मिस हो गया था। ये वाला स्ट्रक्चर लोगों से मिस हो गया था। ये 4 तो काफी लोगों ने बना लिया था, ये मिस कर गया लोगों ने। तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर जो हो गया वो 5 हो गया। ये किसी समय IIT में पूछा गया था, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं किस साल पूछा गया था। आई थिंक 2010 या 9 में पूछा गया था। हाँ बिल्कुल, IIT एडवांस में ये पूछा गया था, इंटीजर टाइप का आंसर था उस समय। तो आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को पेशेंस के साथ पढ़ना है। रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की ये पहले जानना है, और उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने का थीम क्या है उसे आपको समझना होगा। ठीक है, जैसे फिलहाल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में कभी कोई आपसे पूछे द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन क्यूबेन,
फिलहाल ये 3D स्ट्रक्चर के लिए हम लोग पढ़ ही नहीं रहे थे, इवन कभी आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं जाने वाला है। और 3D स्ट्रक्चर में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का ज़्यादा रोल भी नहीं होता है। तो ये बात समझने का प्रयास करें कि अब इसको किसी ने पूछ ही लिया, क्यूबेन हो या प्रिज्म हो, कोई स्ट्रक्चर आपके सामने दिख भी गया और कोई पूछ ले कि यार क्या इसमें आप ड्यू बता सकते हो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बता सकते हो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बता सकते हो क्या इसका, या ड्यू इसका बता सकते हो? तो हाँ बता सकते हैं, सेटिस्फेक्शन के लिए बता सकते हैं, लेकिन इंश्योर हो जाए कि आपके एग्जाम में ये सब नहीं पूछने जाने वाला। क्या करना है ये आप समझ लीजिए कि अब आपके पास रेडीमेड फार्मूला है, या तो उसे अप्लाई कर दीजिए। फार्मूला आपको तेजी से पता चल गया होगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कार्बन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 सब्सट्रैक्ट बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2। ये आपके पास फार्मूला आपके पास पहले से अवेलेबल है। इसमें आप हाइड्रोजन और कार्बन को पुट कर लीजिए और सीधे सीधे आपको ड्यू मिल जाएगा। कैसे पुट कर लिया? अब जितने यहाँ पे आप एजेस हैं वो नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन। अब देख लीजिए ड्यू कितने कार्बन है भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, 8 + 1। अच्छा हाइड्रोजन कितने हैं? हर कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो एक वैलेंसी उसकी बची हुई है, उसके लिए 1 हाइड्रोजन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है 8 हाइड्रोजन भी होंगे, 8 हाइड्रोजन होंगे डिवाइड बाई 2। जरा देखिए इसमें 9 - 4 5। भैया इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 आ रहा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्यूबेन का 5 आ रहा, सीधे सीधे बता सकते हैं। अब किसी को अगर ये जानना है कि हाँ ठीक है, कुछ लोगों की क्यूरियोसिटी होती है कि सर मुझे जानना कि ये कैसे हुआ होगा, तो फिर से वही बात भैया, अब 5 रिंग यहाँ पे देखना लोगों के लिए थोड़ा सा अजीब लगता है। अब ये क्या करूँ, दूसरा तरीका आपके सामने आ सकता है कि इसे आप देख लिया, फार्मूले की हेल्प से इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा तरीका ये है कि बॉन्ड ब्रेक कर करके इसे ओपन चेन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? एक बार ये बॉन्ड ब्रेक करो, एक बार ये ब्रेक करोगे तो हम 1 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, चलिए हमने ऐसे हटा दिया। दूसरी बार क्या करोगे? दूसरी बार आपने इसको, मतलब किसी को हटा सकते हो, अपने चॉइसेस इज योर। इसे हमने हटा दिया, 2 बॉन्ड हटा, मतलब 2 मोल हाइड्रोजन हो गए, 2 मोल हाइड्रोजन हो गए। अब क्या करें? किसी एक को और हटा दीजिए, चलिए हमने इसको हटा दिया, 3 हटा दिया, मतलब 3 मोल हाइड्रोजन अब तक हमने इसमें खर्च कर दिया, 3 मोल हाइड्रोजन खर्च कर दिया। अब क्या करें? फिर से एक को हटा दीजिए, फिर से किसी एक को हटा दीजिए, चलिए हमने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। अब इसको हटा दिया, इसका मतलब क्या, कितने खर्च कर दिए? 4 खर्च कर दिए। अब किसी एक को आप तोड़ दीजिए, किसी एक को तोड़ दीजिए, कौन सा तोड़ दें? चलिए इसको तोड़ देते हैं। अब आप देखिए कोई रिंग बची नहीं, 5 पूरे के पूरे तोड़ दिए, 1 2 3 4 5 हमने तोड़ दिए। अब देखिए, अब इसका सीधे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये केवल क्या हो गया? नॉर्मल ऑक्टेन। दिख नहीं रहा है नॉर्मल ऑक्टेन, लेकिन एक्चुअली इसको आप ओपन कर दोगे तो 8 कार्बन का सेचुरेटेड स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो जाएगा। और इसको क्यूबेन से यहाँ तक कन्वर्ट करने में 1 2 3 4 5 बॉन्ड रिड्यूस करने पड़े हैं, यानी 5 मोल हाइड्रोजन जो हम लोग ड्यू की हेल्प से कैलकुलेट कर चुके हैं, वो भी हम देख सकते हैं। आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, पहले इसको ब्रेक किया, फिर इसको, मतलब जो भी, इसको पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, किसको भी आप ब्रेक करें, लेकिन आपको ऐसा करना है कि ऐसा ना कि 2 टुकड़ा हो जाए, ऐसा करना है कि केवल रिंग जो है वो सब खत्म हो जाए, फाइनली किसी स्ट्रेट चेन सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इन प्रिज्मेन, ये प्रिज्मेन है, इसमें इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पूछ लिया। अब आपके पास फिर से चॉइसेस बहुत सारे हैं, आप चाहें तो ब्रेक कर दीजिए, 1 2 3 4 ब्रेक कर दीजिए, उसके बाद आप डीवी या ड्यू चेक कर लीजिए। यह तरीका यही है कि आप ड्यू या डीवी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला रख दीजिए। कार्बन देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन +1,
अब ये सी बात है, हर कार्बन 3 बॉन्ड बनाया तो एक हाइड्रोजन होगा, तो 6 हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2, 7 माइनस 3। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ भी समझ में आ रहा क्या, 4। DBE डबल बॉन्ड इक्वलेंट या DU इन प्रिज्मेन 4 आया। अब आप फिर से वही तरीके से आप इसे देख सकते हैं। पहले आप इसको ब्रेक कीजिए 1, फिर इसको ब्रेक कीजिए 2, फिर इसको ब्रेक कीजिए 3, इसको ब्रेक कीजिए 4, तो फाइनली आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपको देखेंगे 4 बॉन्ड को उसको ब्रेक करने के बाद सीधे सीधे ये स्ट्रेट एंड सैचुरेटेड कंपाउंड नजर आएगा आपको। समझ रहे हैं? जैसे कि हमने पहले इसको ब्रेक किया इस तरह से, ऐसे कर लिया। अब कोई अब इसको ऐसे कर लिया, फिर क्या कर रहा, कोई कहा सर अब हमने इसको ब्रेक कर दिया, 2 खत्म हुआ। अब क्या किया, 3, क्या किया, 1 और 4। अब हमने 4 मोल खर्च किए, एक यहाँ के, एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक किए, एक बॉन्ड यहाँ 2, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, 4 खर्च किए। अब देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन आ गया। मतलब पूरा का पूरा प्रिज्मेन कन्वर्ट हो गया स्ट्रेट सैचुरेटेड में, स्ट्रेट सैचुरेटेड में। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे देख सकते हैं। अब ये नॉर्मल हेक्सेन बन गया, यानी प्रिज्मेन या किसी भी स्ट्रक्चर को आपको दे दिया जाए और उस स्ट्रक्चर या फिर नाम दे दिया जाए और उसका स्ट्रक्चर आप बना पाए, तो स्ट्रक्चर बना पाते हैं तो ऑब्वियस सी बात, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन तो जान ही जाएंगे, तो आप सीधे सीधे फार्मूले को यूज करके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से एप्लीकेशन जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का है, आइसोमर में यूज करेंगे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स को फाइंड करने। ठीक है, ओके, थैंक यू।